Welcome to your YouTube channel NCRT Adda. So here we have taken a new chapter of class 8, that is friction. Okay. तो अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है। हम लोग यहाँ पर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली फ्रिक्शन क्या है और उसको कुछ एग्जांपल्स के साथ भी को रिलेट करते चलेंगे। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट कॉजेज़ एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फिर मेथड्स क्या हैं, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज या रिड्यूस कर सकते हैं। तो let us start with the topic, but before starting of this chapter I would like to say, if you are new on my channel and you haven't subscribed yet, please do a subscription, share all my videos with your friends and like my videos. सो अब इस चैप्टर में क्या है कि फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, हमें वो जानना है ना, कि पहले हमको जानना है फ्रिक्शन क्या है। तो जब हम लोगों ने फोर्स का चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स ना, हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है और दिस इज़ अ अपोजिंग फोर्स। मैंने इतना ही बताया था कि दिस इज़ अ अपोजिंग फोर्स, और बाकी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये भी मैंने बोला था क्योंकि इसका एक चैप्टर ही है। तो फिर वहाँ पर बताने का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं था क्योंकि आगे चल के आप इसको पढ़ने ही वाले थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है ना कि हम एक फोर्स तो पढ़ ही रहे हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके ऊपर पूरा पूरा चैप्टर ही बेस्ड है ना। तो फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन क्या है कि एक अपोजिंग फोर्स है, जैसा कि मैंने उस टाइम समय पे बोला था। अब ये अपोजिंग फोर्स क्या है? अपोजिंग फोर्स का मतलब होता है किसी को रोकना, अपोज करके रखना, रोक देना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप गेंद खेलते हैं, बॉल, ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे ने बॉल को खेला, धीरे धीरे जाते जाते अगर उसको कोई नहीं भी पकड़ता है, ठीक है, अगर उसके पीछे कोई फील्डर या बॉलर नहीं जा रहा है, तब भी वो धीरे धीरे जा करके कहीं ना कहीं जा करके वो रुकेगी ही रुकेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स या हाँ, आप जिसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब है या अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या है? ये एक ऐसा टाइप का फोर्स है जो कि किसी भी मोशन को अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा कि कोई भी चीज़ मूवमेंट में ना आ पाए। ठीक है, किसी भी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। जैसे आप चल रहे हैं तो आप जब चलते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज फिर उसके बाद आप उस फोर्स को आप फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करके ही आप फोर्स लगा के चल पाते हो ना। तो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। अभी हम लोग और भी देखेंगे। और ये नोटिस में कब आता है? जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो अपोजिंग फोर्स है, नोटिस में कब आएगा? जैसा कि अभी मैंने कहा दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसका मतलब है कि दो बॉडीज़ या आप दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या होंगे, उनका इंटरेक्शन होगा, वो कांटेक्ट में आएंगे, तब जा कर के ये फ्रिक्शनल फोर्स हमें नोटिस में आएगा। तो ये नोटिस में कब आएगा? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर पड़ी है। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर कोई बॉडी पड़ी हुई है। मान लीजिए आप फ्लोर के ऊपर खड़े हैं या फ्लोर के ऊपर बॉल है, तो एक बॉडी ये हो गई फ्लोर, ठीक है, और दूसरी बॉडी बॉल हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो इट्स जस्ट अबाउट टू मूव। वो क्या करेगी उस जगह पे कि या मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करने की इस पे से कोशिश कर रहा है, तब ये जो अपोजिंग फोर्स है तब ये नोटिस में आएगा। ठीक है, जब हम मान लीजिए अगर हम स्विम कर रहे हैं, अगर हम स्विम कर रहे होते हैं, क्या होता है, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना, ठीक है, टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, हमें अपोज करेगा कि हम मूव आगे नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि हम आगे की तरफ बढ़ पाएँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज़ एक्चुअली अ निगेटिव फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज़ एक्चुअली अ निगेटिव फोर्स। ओके, तो मूवमेंट को कम करता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है बेसिकली, अगर आप समझिए। ठीक है, तो ये है, एंड ग्राउंड ऑफर्स दिस फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम कार चला रहे हैं, धीरे धीरे अगर हम ब्रेक मारते हैं तब वो स्लो डाउन होके फिर रुक जाती है। साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके साइकिल बंद हो जाती है, धीरे धीरे, मतलब मान लीजिए अगर आपने
अगर आप ब्रेक नहीं लगाते भी जा रहे हैं, धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुक भी जाएगा। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स, वही चीज़ मैंने बोला, इफ़ यू स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल इट स्लोज डाउन एंड अल्टीमेटली स्टॉप्स। ऑल्सो रोलिंग बॉल्स कवर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन अ स्मूथ सरफेस देन ऑन अ ग्रीसी लॉन। ठीक है, अगर कोई ग्रीसी लॉन है तो और कोई मतलब स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो आप स्मूथ सरफेस में जो रोलिंग बॉल है काफ़ी दूर तक चली जाएगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू रफ सरफेस। ठीक है, क्योंकि अब जो चीज़ रफ होगी, अब जैसे समझिए कि अगर कोई स्मूथ चीज़ है, ठीक है, यही बॉल को अगर हम देख लेते हैं ना, इस बॉल को, ये यहाँ पर स्मूथ सरफेस है। अब देखिए बॉल ना, ये आराम से आपको हल्का सा धक्का लगाना, हल्का सा एकदम हल्का सा छूने हैं बॉल को, आराम से वो स्लिप होती चली जाएगी और एक ना एक जगह कहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर ग्रीसी बॉल में अगर हम देखें तो बार बार उसको धक्का लगाना पड़ेगा, क्या पता कि यहाँ पर जाते में आराम तुरंत रुक जाए, या यहाँ पर फिर धक्का लगाएं फिर यहाँ तक आए। तो जितना ज़्यादा स्लीपी होगा कोई चीज़, उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं ना कि फ्रिक्शन कम होगा, और जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, उसमें ज़्यादा होगा, अपोजिंग मोशन उतना ही तो ज़्यादा होगा ना, वो आराम से उतना ही अच्छा काम कर पाएगा, रोक पाएगा किसी चीज़ को। फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है ना। तो व्हाट मेक्स मूविंग थिंग्स कम टू स्टॉप, दिस इज सम काइंड ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉल और दिस बाईसाइकिल एंड मेक्स देम स्टॉप। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, या सिंपली हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। बट आपको अगर डेफिनेशन लिखनी हो इसकी तो आप कैसे लिखेंगे कि इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, it is an opposing force that opposes the motion of one body over the surface of another body। ठीक है, एक ऐसा एक ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, दिस इज अ अपोजिंग फोर्स, जो कि अपोज करता है एक मोशन को दूसरे, एक मतलब जो कि मोशन को अपोज करेगा एक बॉडी के, अगर ऊपर वो मोशन होने वाला है तो उसके ऊपर ये उसको अपोज करने की कोशिश करता है। कैसे, अब जैसे वी कैन टेक, मान लीजिए कि अगर ये मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इधर की तरफ चल रहा है, मतलब मोशन इधर की तरफ है, ठीक है, मोशन इधर की तरफ है, बट फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इधर रहेगा। क्यों, क्योंकि वो तो अपोज करने की कोशिश करेगा ना। तो अगर मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है, अगर आप चल रहे हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं, तो ज़रूर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना वो आपको उल्टा उल्टा लगेगा, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको लगेगा, मतलब कि आपको अपोज करने की कोशिश करेगा ना। तो मान लीजिए अगर मोशन इधर की तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे, जब आप इसको पुश करेंगे, जब आप पुशिंग फोर्स लगाएंगे ना, पुश करेंगे, इसको फोर्स लगा के पुश करेंगे, तब ये इसको ओवरकम करके ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर पाएगा इस ऑब्जेक्ट या इस सरफेस के ऊपर से, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो फ्रिक्शन से ओवरकम के लिए वी नीड टू अप्लाई फोर्स, ठीक है। जब फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा तभी बॉडी मूव कर पाएगी, ठीक है। जब फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा तभी बॉडी मूव कर पाती है। तो इट कम्स इन, अभी मैंने बताया कि इट कम्स इन नोटिस ओनली व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, इसीलिए हम इन्हें कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, यू कैन से कि यहाँ पर एक बुक रखी है, अगर आप इसको हल्का सा अगर टच करेंगे ना, पुश करने की कोशिश करेंगे, तो ये शायद मूव नहीं करेगी। क्यों, बिकॉज द टेबल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बुक इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर पुश, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। आप इधर की तरफ पुश कर रहे हैं, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है ना। अब क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, देन ओनली इट विल मूव, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा, तो दिस फोर्सेस आर इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय योर फिंगर इज हॉरिजॉन्टल, दिस मीन्स टेबल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बुक इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो अब क्या है कि एक और चीज़ है, इट इज़ ऑफर्ड बाय अ सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज बाय द गैसेज। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि जो फोर्स होगा ना, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, वो तीनों में, मतलब कि जो ऑफर होता है, मतलब कि तीनों केसेस में ये अप्लाई होता है।
सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, बट मैक्सिमम होता है सॉलिड में, ठीक है। मैक्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो सॉलिड में मैक्सिमम होगा, गैसेस में थोड़ा कम होगा। जब हमारे जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करेंगी तब भी वहाँ पर थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, बट वो थोड़ा सा लेस होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड, ठीक है। तो इट इज़ ऑफर्ड बाय सॉलिड force as well as liquid as well as gas, but it is maximum in solid and least in case of gases, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी exerts a force on another body placed in its contact, तो जो in a direct direction parallel to the contact surface, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। जो अभी मैंने बताया, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब कॉजेज़ देख लेते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं फ्रिक्शनल फोर्स के। तो अभी बताया कि अगर दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हैं और वो स्मूथ हैं, मान लीजिए बहुत स्मूथ सरफेस है, कभी कभार बहुत चिकनी होती है ना सरफेस, जो बहुत चिकनी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा। अक्सर करके लोग स्लिप भी कर जाते हैं, ठीक है ना, स्लिप कर जाते हैं ना। अगर बहुत अच्छे से फ्लोर है, एकदम टाइल्स वगैरह अगर आप देख लीजिए, ठीक है, जहाँ पर टाइल्स वगैरह रहती है ना, बहुत स्मूथ सरफेस होता है तो स्लिप कर जाते हैं लोग बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम होता है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम बात करें ऐसे सरफेसेस की जो रफ़ होते हैं, वहाँ पर फ्रिक्शन लार्ज होता है, ठीक है, वहाँ पर गिरने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अगर वी कैन टेक वन एग्जांपल, ठीक है, बारिश में आप मिट्टी में से जा रहे हो तो मिट्टी फिसलने लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें चिकनी हो जाती हैं ना। अगर वैसे आप जाओगे धूप जब उस पर पड़ी हुई है मिट्टी पे, तब आप नहीं उतना फिसलोगे। तब क्यों? क्योंकि उस समय जो सरफेस रहेगा वो थोड़ा रफ रहेगा और फ्रिक्शन जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। वेन एवर अ बॉडी स्लिप्स ओवर अनदर बॉडी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग, ठीक है। अब वी ऑब्जर्व द नेचर ऑफ सरफेस, वेदर स्मूथ और रफ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कभी भी ज़ीरो पे रिड्यूस हो करके नहीं आ सकता। जैसे फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस टू ज़ीरो, हम कभी भी उसको रिड्यूस करके ज़ीरो पे नहीं ला सकते। जैसे हाउ एवर सो इवन एवर स्मूथ द सर्फेस में बी, कभी कभार हमें लगता है ना कि कितना स्मूथ सरफेस है। मान लीजिए आपने कोई बुक रखी है, ठीक है, और ये कोई बहुत अच्छी सी टेबल है, बहुत एकदम स्मूथ सी एकदम टेबल है और आपने उस पर बुक रखी हुई है, ठीक है। तो आप कभी भी आप देखेंगे, आपको देखने में तो बहुत स्मूथ लगेगा और उसमें एकदम एकदम हल्के से भी आपको कुछ भी गैप नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उसे अपनी नेकेड आइज से ना देख करके आप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखो, अगर कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको उसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे 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 कुछ ना कुछ आपको उसमें थोड़े थोड़े गैप दिखाई देंगे, ठीक है। वी ऑल नो कि जो सनमाइका का सरफेस होता है वो कितना अच्छा होता है, बहुत स्मूथ होता है, लेकिन वो आप नेकेड आइज से देखोगे तब। लेकिन अगर आप पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बुक, यू कैन पुट एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, आपको जो भी आपको लग रहा है आप रख के देख सकते हो, ठीक है। आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें इस तरीके का ऐसे पीक्स एंड वैलीज आपको दिखेंगी, पीक्स एंड वैलीज, ठीक है। पीक्स आपका इसको बोलते हैं पीक्स, और ये जो नीचे में है ना इसको हम लोग वैलीज बोलते हैं। आप पीक्स को आप इसे अदर लैंग्वेज में ना आप रिजेस भी बोल सकते हो। ये जो पहाड़ टाइप का दिख रहा है ना ऊपर, पहाड़ टाइप का, इसको आप रिजेस भी बोल सकते हो, ठीक है, रिजेस। और जिसे हम पीक्स भी बोलते हैं, ठीक है, पीक्स। और नीचे वाले को हम ग्रूव्स भी बोल सकते हैं और या तो फिर वैलीज भी बोल सकते हैं, ग्रूव्स या वैलीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई विल शो यू इन द फिगर इस टाइप से, ठीक है। हल्का हल्का यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी, इसे ही हम लोग इरेगुलरिटी बोलते हैं। सेम इन द केस विद द सर्फेस ऑफ अ बुक एज अ रिजल्ट, व्हेन अ बुक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, the actually contact between the table and the book is made at much smaller number, मतलब भले ही थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन कुछ ना कुछ ग्रूव्स एंड रिजेस या पीक और वैलीज आपको देखने को मिलेंगे,
तभी तो वो आपस में क्या होता है ना कि जब मान लीजिए ये पीक्स और वैलीज़ हैं और ऊपर वाला जो सब्जेक्ट है यहाँ पीक और वैलीज़ हैं, ये आपस में एक कांटेक्ट में आ जाते हैं और एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को ये इंटरलॉक कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर इंटरलॉकिंग अपोजिंग फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इन नोटिस। ठीक है, विच अपोजेस द मोशन। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि आपको इस तरीके का सरफेस है तभी तो वो मूव नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि आपस में उसमें पकड़ बना ली है। ये जो आप पीक्स और वैलीज या रिजेस और ग्रुप्स को देख रहे हैं, ये आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं और इंटरलॉक हो जाते हैं ना, जैसे आप एक हाथ को दूसरे हाथ से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हो इन द सेम वे। ठीक है, तो ये आपस में मूव नहीं कर पाते। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आफ्टर इंटरलॉकिंग अपोजिंग फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स कम इन नोटिस विच अपोजेस द मोशन। ठीक है, तो कितना भी स्मूथ हो कहीं ना कहीं कम होगा फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन होगा ही। ठीक है, तो सिंस द एंटायर लोड ऑफ द बुक फॉल्स ऑन द सच पॉइंट ओनली, द बुक प्रेशर्स द टेबल वेरी हार्ड एट दीज कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। अब द पीक्स एंड वैलीज ऑफ द सर्फेस ऑफ अ बुक एंड टेबल इंटरलॉक, वही जो मैंने बताया। व्हेन द बुक इज मेड टू स्लाइड ऑन द टेबल, दीज इंटरलॉक पॉइंट्स ट्राई टू होल्ड द बुक एंड हेंस अपोज द मोशन। अपोज करते हैं। आपको थोड़ा सा फोर्स, अगर हल्का सा फोर्स लगाओगे तो ये मूव नहीं करेंगे, ये इंटरलॉक्ड पीक और वैलीज को नहीं तोड़ पाएंगे। आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये मूव कर पाएँ। ठीक है, दस फोर्स आर एक्सर्टेड पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस विच appears us as friction. That is why sufficient amount of force has been applied because before one body starts sliding upon another body. ठीक है, दस मोर द रेगुलरिटीज, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ रहेंगी उतना ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से पीक्स और वैलीज़ जो हैं आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी। ठीक है, उनको तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करके हटाना पड़ेगा। हल्का सा या थोड़ा सा या नॉर्मल फोर्स से वो तो हटेंगे ही नहीं हटेंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कभी कभी आप देखते होंगे ना, अगर जो गड्ढे होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगा करके, अगर आप साइकिल चला रहे हो और गड्ढे ज़्यादा हैं तो आपको बहुत फोर्स लगा के चलाना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, वहाँ पर रीजेस और ग्रूव्स या पीक्स और वैलीज बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपस में इंटरलॉक्ड हो गए हैं। ठीक है, आपस में इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। ठीक, जिसकी वजह से उनको जो हटाना है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फोर्स ज़्यादा लगाते हैं और हम उसको ओवरकम कर पाते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ रहेंगी ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, देन मोर, तो उतना ज़्यादा आपको फोर्स उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दीज आर द एग्जाम्पल्स जो मैंने बताया है उसी के एक्टिविटी हैं। प्लीज़ रीड इट वंस, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा है। अब क्या है कि अब स्मूथनेस ऑफ द सरफेस इज़ द मेन फैक्टर ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या है फ्रिक्शंस की, जो मैंने बताया कि फ्रिक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि फ्रिक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली ओनली व्हेन वन बॉडी इज़ मेड टू मूव अपॉन अनदर बॉडी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स तभी आपका कह सकते हैं कि अपीयर होगा या नोटिस में आएगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होगी, या उसके ऊपर चलने की कोशिश करेगी, या उसके ऊपर मूव करने की कोशिश करेगी, या उसके ऊपर है, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स को नोटिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, बहुत ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगी इंटरलॉकिंग की वजह से। ठीक है, और अब बताया ही एक और चीज़ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रिवेंट मूवमेंट एंड ट्राइज टू स्टॉप द बॉडीज। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन। क्या करेगा कि ये किसी भी मूवमेंट को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसको क्या करने की कोशिश करेगा, स्टॉप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तीसरी चीज़, इट वेयर्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज़। ठीक है, कभी कभार क्या होते हैं कि ये कोशिश करेगा कि ये जो दोनों कांटेक्ट दो बॉडीज़ हैं आपस में कांटेक्ट में ना ही आए। ठीक है, या चल ना पाएँ, ये इस तरीके की कोशिश फ्रिक्शनल फोर्स की रहती है। इट इज़
ऑलवेज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि बार बताया, ठीक है, मोशन इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, वही चीज़ जो मैंने बताया। एक और चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा सरफेस है, ठीक है, तो और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना कम होगा ना, ठीक है, उतना फ्रिक्शनल फोर्स भी कम लगने पाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए चलिए हाँ, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ ले लेते हैं जो कि स्क्वायर शेप में है और इतना ही बड़ा है जितना कि आपका टेबल या जितना कि आपका एक सरफेस है, और उसके ऊपर जो सरफेस रखा गया है वो उतना ही बड़ा है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है या एक सरफेस है, उसके ऊपर हमने राउंड कलर का, मतलब राउंड सा या बॉल आप ले लीजिए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है जिसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब फर्स्ट वाले के जितना नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जितना, क्योंकि इसको ग्रिप बनाने में ग्रिप ज़्यादा अच्छा बन पा रहा है ना, यहाँ पर ग्रिप उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा सरफेस एरिया तो कवर ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। इन दिस वीडियो we will study till here, and in our next video we will talk about types of friction. I hope you all have understood what I have told you. Please read it once, then आपका जितना भी डाउट होगा ना वो आराम से क्लियर हो जाना है, बट आपको एक बार रीड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ आप हम लोग के साथ बने रहिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye.